हरि ओम नमो नमः। समेषाम् अस्मिन् यूट्यूब चैनल माध्यमेन व्याख्याने सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। भवतां पुरस्तात् पुनः स्पोर्ट्स् स्वरूपम् अभिलक्ष्य पुनः उपस्थितः अस्मि। पुनः चिन्तयामः षोडश विषये। हिंदी भाषायां स्वाध्याय अहं वच्मि। स्थानिवदादेशो अनल्विधौ। यह सूत्र स्थानिवद भाव का विधान करता है। अतिदेश सूत्रमिदम्। अतिदेश सूत्र है वति घटितत्वम् अतिदेशत्वम्। आदेशः स्थानिवत् स्यात्। इस सूत्र पर विचार करते हुए कात्यायन ने कहा, एक देश विकृतस्य उपसंख्यानम्। कात्यायन जी कहते हैं, उनका विचार है पचतु पचंतु इत्यादि में एरुहु इस सूत्र से तिंग प्रत्यय के इकार के स्थान पर उकार विहित है। यह वर्ण के स्थान में वर्ण का आदेश है। ती एक वचन का प्रत्यय है, अंति बहुवचन है। ये तो तिंग प्रत्याहार में आते हैं। अतः पचति पचंती इत्यादि लट लकार के रूपों को तिङन्त पद मान सकते हैं, किंतु लोट लकार में इकार के स्थान में उकार होता है। यहाँ ती के स्थान में तू का आदेश नहीं बताया है, किंतु ती प्रत्यय का एक देश इकार उकार में परिवर्तित हो गया, विकृत हो गया। अतः यहाँ स्थानीय भाव से काम नहीं चल सकता। तो इस सूत्र में एक देश विकृतम स्थानीयवत् भवति, इस प्रकार उपसंख्यान करना चाहिए। तो नागेश जी आगे लिखते हैं कि आनुमानिकेपि स्थानीयवत्व प्रवृत्तिः वक्तव्या इति एतद् वार्तिक तात्पर्यम्। एक देश का विकार होने पर भी वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता। तो किसी कुत्ते की पूंछ कट गई या कान कट गया तो वह भी कुत्ता ही रहता है। उसे गधा या घोड़ा तो नहीं कहते। इसी प्रकार ती और अंति में इकार का उकार होने पर, इकार को उकार होने पर भी इन प्रत्ययों का स्वरूप तो नहीं बदलता। अतः स्थानीयवद भाव के बिना भी पद संज्ञा सिद्ध हो सकती है। कात्यायन ने स्वयं यह परिहार बताया, एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् सिद्धम। इस पर भाष्यकार ने कहा, एक देश विकृतम अनन्यवत् भवतीति तिङ् ग्रहणेन ग्रहणं भविष्यति तद यथा स्वाकर्णे वा पुच्छे वा छिन्ने स्वैव भवति नास्वो न गर्दभः इति। कैयट ने भी यह तर्क दिया
कि पूंछ के कट जाने पर भी कुत्ते के अन्य अंगों से स्वत्व जाति व्यंजित होती ही है, उसी प्रकार यहाँ इकार का विकार होने पर भी प्रत्यय का अवशिष्ट अंश तकार व्यंजित कर सकता है कि यह वही तिंग प्रत्यय है। अपचत में ती के इकार का लोप हो गया। अपचन में अंति का तकार तथा इकार दोनों वर्ण लुप्त हो गए। फिर भी प्रत्यय का अवशिष्ट अंश हमें सूचित करता है कि यह वही तिंग है, वही तिंग प्रत्यय है, यह सूचित करता है। कैयट कहते हैं छिन्नेपि पुच्छे शिष्टावयव सन्निवेशः स्वत्व जातेः अभिव्यंजकः एवं पचतु इत्यत्र इकारस्य विकारेपि तकारः तिङ्त्वस्य व्यंजकः तथा च इकार लोपेपि अपचत इति तकार मात्रस्य तिङ्त्वम् अर्थ प्रतीति हेतुत्वं चास्ति एवं तत्र प्रतिपादितम वर्तते। इस प्रकार वार्तिककार ने पुनः आपत्ति उठाई कि एक देश विकार को स्वीकार करे तो शब्द नित्यत्व का भंग प्रसक्त होगा। शब्दों की नित्यता संप्रतिपन्न है, नित्य शब्द में किसी प्रकार का विकार संभव नहीं है। अतः एरुह का तात्पर्य यही मानना होगा कि इकारांत प्रत्यय के स्थान में उकारांत रूप का प्रयोग करना चाहिए। अनित्य विज्ञानम तु तस्माद उपसंख्यानम। भाष्यकार कहते हैं अनित्य विज्ञानम तु भवति नित्याः शब्दाः नित्येषु नाम शब्देषु कूटस्थैः अविचालिभिः वर्णैः भवितव्यम् अनपायोपजन विकारिभिः तत्र स एवायं विकृतः च इत्येतत् नित्येषु शब्देषु नोपपद्यते तस्माद् उपसंख्यानं कर्तव्यम्। ती प्रत्यय पुरुष तथा संख्या का बोधक है। तिप्तझि इत्यादि सूत्र से विहित इस प्रत्यय की शक्ति अर्थबोधकत्व व्याकरण से गृहीत है। ती के इकार को हटाकर उसके स्थान पर उकार का आदेश विधान करें तो एक वर्ण का अपाय तथा विकार मानना पड़ता है। यह नित्यत्व के विरुद्ध है। अपाय का अर्थ है लोप, उपजन का अर्थ है किसी नए वर्ण का आगम उत्पत्ति। विकार का अर्थ है आदेश। आदेश में स्थानीय का अपाय तथा आदिश्यमान वर्ण का उपजन सम्मिलित है। लोप, आगम और आदेश तीनों को विकार कह सकते हैं। ऐसे विकारों को मान्यता देने का अर्थ है कि हम शब्द को अनित्य मानते हैं। शब्द नित्यतावादी तो विकार को स्वीकार करता ही नहीं है, विकार को स्वीकार नहीं करता। वह मानता है कि ती के स्थान पर तू का प्रयोग करना चाहिए। ती और तू दो शब्द हैं। व्याकरण यह बताता है कि कहाँ ती का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ तू का। व्याकरण प्रयोग व्यवस्था का वर्णन करता है।
सूत्र में प्रत्यक्ष रूप से ईकार के स्थान पर उकार का आदेश विहित है, किंतु इसका गूढ़ तात्पर्य यही है कि इकारांत प्रत्यय के स्थान पर उकारांत रूप प्रयोगतव्य है। इसे आनुमानिक आदेश कहते हैं। वार्तिककार के प्रस्तावित उपसंख्यान का परिणाम यही होता है कि प्रत्यक्ष श्रुत तथा आनुमानिक दोनों प्रकार के आदेशों का स्थानीय उद्भाव सिद्ध होता है। कैयट ने इस बात को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। अवस्थिते तकारे इकारस्य उकारः इति अनित्यत्वं सुनः इव प्राप्नोतीति भावः उपसंख्याने तु क्रियमाणे नास्ति अनित्यत्वम्। एरुः इति स्थान्यादेशाभ्यां तिस् शब्द तु शब्दयोः अनुमीयमानत्वात् तेः प्रसंगे तोर्विधानात् तत्र आदेश ग्रहणाद्वा उपसंख्यानाद्वा आनुमानिकस्यापि आदेशस्य स्थानीयोद्भावः सिद्धः एवं प्रतिपादितं तत्र भाष्ये प्रदीपे कैयटेन। कात्यायन की तरह भारद्वाजीय वार्तिककार ने भी स्थानीय और आदेश की समस्या पर विचार किया। उन्होंने एक मूलभूत प्रश्न यह उठाया कि शब्द नित्य है तो किसी शब्द के स्थान में किसी शब्दांतर के आदेश की कल्पना कैसे संगत होगी। अस्तेर भू आर्ध धातुक में अस के स्थान में भू का आदेश विहित है। जरायाः जरस अन्यतरस्याम जरा शब्द के स्थान पर जरस का आदेश विहित है। स्थानीयोद्भाव का अर्थ तो इतना ही है कि आदेश स्थानीय के समान कार्य करता है। स्थानीय तिंग है और तो आदेश भी तिंग ही है। बभूव देख लीजिए, इसमें तिप के स्थान पर अड़ल आदेश हुआ है। अड़ल भी तिंग माना जाता है। रामाय ङे के स्थान पर य आदेश हुआ है। य भी शुभ है। सुपी च राम के आकार का दीर्घ हुआ। यही तो स्थानीयत्व का लाभ है। किंतु ङे का य में विपरिणाम तो विकार है। शब्द नित्यतावादी ऐसे विकारों की व्यवस्था को कैसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? शब्द नित्यतावादी कैसे मानेंगे? उनका वो कहते हैं अनुपपन्नम स्थान्यादेशत्वम नित्यत्वात्। भाष्यकार ने इसकी व्याख्या में कहा कि स्थानीय उसे कहते हैं जो पहले था और अब आदेश के कारण हट गया। आदेश उसे कहते हैं जो पहले नहीं था और अब उत्पन्न हुआ है। स्थानीय नित्य नहीं है क्योंकि वह विनष्ट हो जाता है। आदेश भी नित्य नहीं है क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है। अतः स्थान्यादेश की कल्पना भी जो है शब्द नित्यतावादी की दृष्टि से असंगत ही है। भाष्यकार के ने विचार किया, स्थानीय आदेश इत्येतत् नित्येषु शब्देषु नोपपद्यते। किम कारणम? नित्य शब्दगतत्वात् नित्य शब्दत्वात् स्थानीय ही नाम यो भूत्वा न भवति। आदेशो ही नाम यो अभूत्वा भवति। एतच्च
नित्येषु शब्देषु नोपपद्यते यत् सतो नाम विनाशः स्यात् असतो वा प्रादुर्भावः इति महाभाष्ये एवं प्रपंचितम प्रतिपादितम च। कैयट ने यहाँ पर लिखा कि जब एक देश विकार में भी नित्यत्व की अनुपत्ति बताई जाती है तब पूरे शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सर्वादेश के रूप में शब्दांतर का विधान करने में अनुपत्ति और प्रबल हो जाती है। आदेश आदि की कल्पना न करें तो व्याकरण का काम कैसे चलेगा। आदेश को मानते हैं तो नित्यत्व का निर्वाह कैसे हो। तो कैयट कहते हैं एक देश विकारेपि यत्र नित्यत्व हानि तत्र सर्व विकारे कुतो नित्यत्वम् यत्र अन्वयोपि कस्यचित् नास्ति इत्यर्थः। भाष्य प्रदीप में कहा गया ने भाष्य प्रदीप में नागेश जी ने यहाँ पर कहा शास्त्रीय भाषा में नित्यत्व की व्याख्या की उन्होंने नागेश जी ने। नैयायिक की कहते हैं कि वर्तमान वस्तु का नाश होना प्रध्वंसा भाव है। जो वस्तु आगे उत्पन्न होने वाली है अब उसका प्रागभाव है। अनित्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उत्पत्ति से पूर्व उनका प्रागभाव रहता है। उत्पन्न होकर वे पदार्थ थोड़े समय के बाद नष्ट होते हैं। अतः विनाश के बाद उनका प्रध्वंसा भाव रहता है। नित्य पदार्थ सदा रहते हैं, अतः न उनका प्रागभाव होता है न प्रध्वंसा भाव होता है। यही नित्यत्व का लक्षण भाष्यकार को अभीष्ट है। नागेश जी ने नित्यत्व का अर्थ इस प्रकार से प्रतिपादित किया है। यो भूत्वा इत्यादि भाष्यस्य प्रागभाव अप्रतियोगित्वे सति ध्वंसा अप्रतियोगित्वम नित्यत्वम इति तात्पर्यम। उद्योत में नागेश जी कहते हैं। इस प्रश्न का समाधान भारद्वाजी वार्तिककार ने इस प्रकार से किया कि स्थानीय को हटाकर आदेश की उत्पत्ति की कल्पना हमें मान्य नहीं है। स्थान का अर्थ है प्रसंग। लोक तथा वेद में इस अर्थ में स्थान लोक तथा वेद में इस अर्थ में स्थान शब्द का प्रयोग पाया जाता है। उपाध्याय के स्थान में शिष्य काम करता है। इस वाक्य का अर्थ क्या है? क्या हम समझते हैं कि उपाध्याय पहले ही आकर बैठे थे, शिष्य ने उन्हें हटाकर उनका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया? इस वाक्य का सरल अर्थ तो यही है कि उपाध्याय को आना चाहिए था, किसी कारण से वे नहीं आए, उनके स्थान में आकर शिष्य उनका काम करता है। इसी प्रकार एक शब्द के प्रसंग में दूसरे शब्द का प्रयोग ही आदेश का तात्पर्य है। यहाँ स्थानीय का विनाश और आदेश की उत्पत्ति नहीं है। वार्तिक के शब्द हैं सिद्धम तो यथा लौकिक वैदिकेषु अभूतपूर्वेपि स्थान शब्द प्रयोगात्। भाष्यकार ने सरल शब्दों में इसकी व्याख्या की है। सिद्धम एतत् कथम यथा लौकिक वैदिकेषु कृतान्तेषु अभूतपूर्वेपि स्थान शब्दो वर्तते। लोके तावत् उपाध्यायस्य स्थाने शिष्यः इति उच्यते, न च तत्र उपाध्यायः भूतपूर्वो भवति।
वेदेपि सोमस्य स्थाने पूतिकृत्याणाम् अन्य विष्णुयाद इति उच्यते, न च तत्र सोमो भूतपूर्वो भवति। महाभाष्य में कहा गया है। इस व्याख्या से स्पष्ट है कि स्थानीय को मिटाकर उसके स्थान में आदेश नहीं आता। एक राजा दूसरे को मिटाकर उसका राज्य छीन लेता है। भाषा में इस प्रकार एक शब्द दूसरे को नष्ट करके प्रयोग में नहीं आता। यहाँ तो सिर्फ केवल इतनी व्यवस्था है कि राजन शब्द का प्रसंग आया तो राज अकारांत रूप शब्द का प्रयोग किया जाए, राजपुत्रः। अतः शब्द में कोई विकार नहीं होता है। वार्तिककार ने आगे कहा कि यह शब्द विपरिणाम नहीं है, अपितु केवल बुद्धि विपरिणाम है। कार्य विपरिमाणाद्वा सिद्धम। इस वार्तिक में कार्य शब्द से बुद्धि का अर्थ ग्रहण करते हैं। भाष्यकार ने ऐसी व्याख्या की है। किमिदं कार्य विपरिणामाद इति कार्या बुद्धि सा विपरिणम्यते। बुद्धि विपरिणाम का अर्थ यह होता है कि जहाँ अस धातु की बुद्धि है वहाँ विषय विशेष में भू धातु की बुद्धि होती है। वास्तव में अस को हटाने की कोई बात नहीं है। कहीं अस का प्रयोग होता है, कहीं भू का प्रयोग होता है। दोनों शब्दों का प्रयोग विषय नियत है। अतः अस बुद्धौ प्राप्तायाम ताम निवर्त्य भू बुद्धि उत्पद्यते। विपरिणाम तो केवल बुद्धि का होता है, शब्द में कोई विकार नहीं है।